इससे पहले के वीडियो में हमने मानव में पोषण से पहले के जो भी टॉपिक थे, यानी पोषण की परिभाषा, पहले तो जैव प्रक्रम की परिभाषा समझे थे, फिर पोषण की परिभाषा, पोषण की कितनी विधियां होती है, स्वपोषण, परपोषण, स्वपोषण में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उन चीज़ों को हमने समझ लिया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है उनको भी हमने समझा था। ठीक है, इसके बाद हमने परपोषण को भी पढ़ा था। परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। ठीक है, इन तीनों को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक आता है जंतुओं में पोषण। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जंतुओं में जो है परपोषी पोषण की विधि पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें जंतु जो है वो दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, साग सब्जियों पर निर्भर करते हैं, वो मांसाहारी जो केवल मांस पर निर्भर करते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। मनुष्य भी उसी श्रेणी में आता है जो दोनों ही तरह की चीज़ों को अपने भोजन में ग्रहण करता है, यानी कि मनुष्य जो है सर्वाहारी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद जो है मानव में पोषण की जो विधि होती है उसको हम लोग जब समझने चलते हैं तो इसमें जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस जो है हमें पढ़ने को मिलता है, पाचन, है ना, डाइजेशन। तो पाचन की क्या परिभाषा है वो हम आपको लास्ट में बतलाएंगे, सबसे लास्ट में जब ये सब चीज़ हो जाएगा तब बतलाएंगे। ठीक है, अभी जो है एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं, फिर जो है हम पाचन का परिभाषा आपको बतलाएंगे। ठीक है, इसमें पाचन के साथ साथ जो है कुछ एंजाइम होते हैं, है ना, एंजाइम क्या होते हैं इसको भी जो है बतलाऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी का क्लास करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं मानव में आहार नाल। मानव में आहार नाल जो है ना वो इसमें कई सारे अंग होते हैं। मानव के आहार नाल में कई सारे अंग होते हैं, सभी को मिलाकर के जो है मानव का आहार नाल बनता है। मानव के आहार नाल की लंबाई लगभग 6 से 10 मीटर तक 8 से 10 मीटर तक हो सकती है। मानव की आहार नाल की लंबाई जो है वो लगभग कितनी हो सकती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, आहार नाल की लंबाई जो है, इसकी लंबाई लगभग जो है 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है। इसी को अगर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 24 फीट से लेकर के जो है ये चीज़ आपको 30 फीट तक जो है दिखाई दे सकता है। ठीक, तो ये इसकी लंबाई की स्थिति हो गई कि मानव का आहार नाल जो है 30 फीट लंबा हो सकता है, 24 से 30 फीट लंबा हो सकता है। इसका पाचन तंत्र, इसी आहार नाल में ही पाचन तंत्र होता है, कई सारे अंग होते हैं इसमें। ठीक है, जो अलग भोजन में उपस्थित अलग अलग अवयवों को पचाने का काम करता है। विभिन्न प्रकार की जो है पाचक रस यानी एंजाइम स्रावित होते हैं और वो उनको पचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से मानव में के शरीर के भीतर वो सारे अंग जो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस पाचन तंत्र में जो भी घटक हैं वो सब यहाँ लिखे गए हैं। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। मुख गुहा की बात हम लोग आज पहले कर लेते हैं। ठीक है, मुख गुहा जो है यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। भोजन का मुख गुहा में ही भोजन का पाचन शुरू होता है। एक्चुअली मुख गुहा में भोजन के जिस अवयव का पाचन होता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मुख गुहा से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। हम इसको जो है जल्दी से लिखने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है इसमें पाया जाता है। ये क्या लिखा रहा है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, ये तीनों कौन कौन है,
तो ये दोनों साइड, एक इस तरफ और एक इस तरफ जो है पैरोटीड ग्रंथि होती है, ठीक है, पैरोटीड ग्रंथि होती है। इसके बाद होता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सबमैंडिबुलर। तीसरा कौन है? सबमैंडिबुलर, ठीक है। ये हो गया, ये 3 जोड़ीदार ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है। मुख गुहा में और क्या पाया जाता है? तो जीभ पाया जाता है और दांत पाए जाते हैं। जीभ पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, ठीक है। ये जीभ और दांत। पहले जीभ के बारे में बात कर लेते हैं। जीभ जो है हमारे मुख गुहा में उपस्थित एक मांसल रचना है जो अत्यधिक कोमल और संवेदनशील होती है, ठीक है। संवेदनशील मतलब कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये। थोड़ा सा भी अगर इस पे कभी गलती से अगर दांत इस पे लग जाए, दांत के नीचे अगर दब जाए तो जो है तुरंत ही दिमाग जो है ऑर्डर देता है कि दांत रुक, दब रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है तुरंत बहुत सेंसिटिव होता है काफी। अगर जीभ जो है एक दबे या दांत के नीचे दब जाए तो उसमें जो है दर्द होता है, तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये जीभ क्या है? जीभ जो है एक मांसल संरचना होती है जो अत्यधिक कोमल और संवेदनशील होती है, ठीक है। इसका एक सिरा मुख गुहा के भीतरी भाग से जुड़ा होता है। एक सिरा जो है मुख गुहा के भीतरी भाग से जुड़ा हुआ होता है, जबकि दूसरा सिरा जो है स्वतंत्र होता है जो गति करते रहता है। अब जीभ का काम क्या है? तो भोजन को उलटने पलटने में सहायता करना, भोजन को मुख गुहा के भीतरी भागों की ओर गति करने में सहायता करना। 2 बातें हो गई। तीसरा बात आप कह सकते हैं कि ये जो है स्वाद है ना, स्वाद को पहचानने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो है जीभ जो है ध्वनियों को उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। अगर जीभ को दबा दिया जाए, जीभ को बांध दिया जाए, है ना, उसके बाद बोलने का कोशिश करिए, नहीं बोल पाएंगे। ये आवाज क्लियरली जो है उत्पन्न हो सके, इसमें जो है जीभ मदद करता है, ठीक है। तो ये 3 काम जो है जीभ के हो गए। अब इस जीभ के ऊपर कुछ छोटी छोटी जो है संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। जब जीभ के भीतर आप आईना में कभी देखोगे तो छोटी छोटी जो है उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी आपको, जीभ के थोड़ा सा भीतर जो है दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं हम लोग स्वाद कलियां। उस उभरी हुई संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। ये स्वाद कलियां जो है आपको विभिन्न प्रकार के स्वाद को जो है महसूस करने में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं दांत के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दांत के बारे में, ठीक है। दांत जो है हमारे मुख गुहा में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। दांत जो है वो इसमें डेंटाइन का बना होता है, या डेंटाइन नामक अस्थि से बना होता है, उसको दंत अस्थि या डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक कठोर परत पाया जाता है जिसको इनामेल कहते हैं। इनामेल मानव के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। इनामेल जो है वो मनुष्य शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हम यहाँ लिख देते हैं इनामेल, ठीक है। आप जो है इससे याद रखना कि इसके बारे में मैंने क्या बोला है, ठीक है, इनामेल। इसके बाद दांत के 4 प्रकार होते हैं ना, दांत के 4 प्रकार होते हैं। इन चारों के अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले का नाम हम लोग लिखते हैं कृंतक, जो काटने का काम करता है, रदनक जो चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद होता है चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये दोनों ही जो है भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं, ठीक है। इनके कार्य भी आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एक टॉपिक आता है हमारे पास दंत अस्थि क्षय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है एक लंबे समय तक दांतों की ठीक तरीके से साफ सफाई नहीं करता है, ठीक है, दांतों की आप ठीक तरह से साफ सफाई नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो उसका दांत जो है सड़ने लगता है। उसका कारण है कि जो दांत का जो परत है, दंत अस्थि जो है, डेंटाइन है, उससे जाकर के कई तरह के बैक्टीरिया कीटाणु जो है वहां पर जाके चिपकने लगते हैं, वहां पनपने लगते हैं, और वो जो है
हमारे डेंटाइन को कमजोर कर देता है, नष्ट कर देता है, और धीरे धीरे दांत जो है वो कमजोर होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज जो है, दांतों के अलग अलग भागों का नाम जो है, इसके के 3 भागों में बांटे जाते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? इसको जो है, एक तो शिखर, ठीक है, एक बांटा गया है शिखर, हमेशा स्वाद के शिखर पर। ठीक है, जो जबड़ों से दूर का भाग है, इसमें तीनों का नाम हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, ग्रीवा या गर्दन बीच वाले भाग को कहते हैं, और फिर होता है जड़। ठीक है, ये जड़ जो है मसूरों में जो धंसा हुआ भाग होता है, दांत का वह भाग जो मसूरों में धंसा होता है उसको हम लोग जड़ कहते हैं। बीच का भाग जो होता है, मध्य भाग, उसको ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। और जो मसूरों से दूर होता है, जो स्वतंत्र होता है, वो भाग जो है शिखर कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो आप मुख गुहा के बारे में जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाया जाना था, हमने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रसनी जो है, ये जो है मुख गुहा का पिछला भाग है। ठीक है, ग्रसनी जो है ये मुख गुहा का पिछला भाग है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मुख गुहा का पिछला भाग है ये। ठीक है, मुख गुहा का क्या है? पिछला भाग है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता है निगल द्वार, और दूसरा होता है कंठ द्वार। दूसरा होता है कौन? कंठ द्वार। ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। आप ध्यान से सुनना होगा आपको। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, जैसे अगर एक समझने के लिए स्ट्रक्चर हम अगर बनाए इसका, तो अगर देखा जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाक मुंह ठीक से बन जाए। ठीक है, ये जो है इस तरह से जो है, ऐसे जो है ये हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो है, थोड़ा उतना अच्छा तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये ऐसे हुआ, और यहाँ से जो है इसका ये ऐसे मुंह है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये इसका मुंह। ठीक है, और ये जो है इसका ऐसे गर्दन हो गया। ठीक है, तो इसको समझिए। यहाँ इधर से नाक से जो नेजल छिद्र होता है, ये आता है नासा द्वार, इधर आया। ठीक है, ये मुख गुहा का भाग हो गया, है ना। तो यही मुख गुहा का अंतिम भाग, पिछला भाग जो है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। इस ग्रसनी में दोनों चीज आकर के खुल रहा है। यहाँ पर जो है ग्रसनी में हमारे पास दोनों चीज आकर के, मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलता है, नाक का जो छिद्र होता है वो भी बाद में जाकर के ग्रसनी में ही खुल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 छिद्र जो है भीतर की ओर और खुल रहे होते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक और जो है इधर खुल रहा होता है इसके साथ में ही। ठीक, तो ये दोनों छिद्र में से एक छिद्र जो है ये निगल द्वार है, जो भोजन को ग्रास नली में लेके जाता है, और ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में जाएगा, और इधर इसके पाचन की क्रिया होगी। ठीक है, इधर जो ये जाता है कंठ द्वार, जो है ये वाला जो छिद्र होता है, इसको हम लोग कंठ द्वार कहते हैं, और इधर का जो नली है उसको हम लोग कहते हैं श्वास नली। ठीक है, श्वास नली यानी ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया इसको कहते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके जो है ये ट्रैकिया में खुलता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि निगल द्वार जो है वो ग्रास नली में खुलता है, जिससे कि जो है ये भोजन आमाशय की तरफ जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर और है कि यहाँ पर 2 छिद्र जो है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर भोजन के कण जो है, भोजन को पचाने का क्षमता, पचाने का जो फैक्ट्री है, जो मशीन वगैरह लगा हुआ है, वो तो इधर से जाने पे मिलेगा, निगल द्वार से होकर के जाएगा, तभी जो है उधर भोजन का पाचन हो सकता है। अगर ये कंठ द्वार से होता हुआ श्वास नली में चला जाए, फेफड़ा में चला जाएगा, तो वहां तो भोजन को पचाने के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं हमारे शरीर में। अगर भोजन के कण वहां चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, तो वहां पर भोजन जो है सड़ेगा, क्योंकि पाचन तो वहां हो नहीं सकता, वहां किसी तरह का कोई व्यवस्था है ही नहीं, सड़ेगा। सड़ने के बाद जो है वो कई तरह के हानिकारक पदार्थ बनाएगा, विष बनाएगा, जहर बना देगा वो, और फिर वो जो है मनुष्य के मृत्यु तक को जो है
कारण बन सकता है, मृत्यु तक का कारण बन सकता है ये। तो इसीलिए, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि इधर हवा अगर पाचन तंत्र में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको हवा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंठ द्वार से होकर श्वास नली में अगर भोजन के कण जा रहे हैं तो उसको तकलीफ होगा। तो यहाँ पर जो है प्रकृति ने इसको रोकने के लिए एक मांसल संरचना जो है यहाँ पर ढक्कन के रूप में लगा रखा है। इस ढक्कन को हम लोग कहते हैं, ये मांसल संरचना जो कंठ द्वार के ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस काम क्या करता है? एपिग्लोटिस का काम होता है भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकना, बस यही इसका काम है। ठीक है, भोजन और पानी के कणों को, पानी को जो है इसमें जाने से रोकता है। ठीक है, तो आपको ये जो है ग्रसनी भी क्लियर हो गया है। ठीक है, ग्रसनी भी समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं ग्रास नली को। आपने अभी देखा कि भोजन के कण जो है वो ग्रसनी से होकर के निगल द्वार के जो छिद्र है, उस ये छिद्र है। ठीक है, यहाँ पर ये जो छिद्र होता है यहाँ, इस छिद्र का नाम है निगल द्वार। निगल द्वार से होकर के जो है ये ग्रास नली में जाता है भोजन का कण। अब ग्रास नली भी एक मांसल नली रूपी संरचना है। ठीक है, जो भोजन के कण जब इसमें जाता है तो ये इस तरह से जो है गति करता है, ऐसे ऐसे जो है गति करता है। इसमें संकुचन और फैलाव होता है ताकि जो है भोजन के कणों को भीतर की ओर, नीचे की ओर जो है ले जाया जा सके। तो इस गति को हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या है? तो ग्रास नली की दीवारों में होने वाली फैलाव यानी शिथिलन और संकुचन की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। यह भोजन के कणों को अमाशय की ओर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, अमाशय की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अमाशय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अमाशय जो है ये एक थैली नुमा संरचना होती है। ठीक है, अमाशय किस तरह की संरचना है? अमाशय एक थैली नुमा संरचना है। ठीक है, जो 3 भागों में बटा होता है। अगला भाग कार्डियक कहलाता है, पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है, और जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं फुंडिक। ठीक है, अमाशय 3 भागों में बटा होता है। अगला भाग कार्डियक, बीच का भाग फुंडिक और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर की संरचना को देखते हैं। तो जो ये थैली नुमा संरचना है, बैग जैसी संरचना है, तो इसके आंतरिक दीवार जो है उसमें स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। इसके आंतरिक दीवार पे किसका जो है परत पाया जाता है, स्तर पाया जाता है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का। ये ध्यान रखिएगा, अमाशय की भीतरी दीवारों पर किस तरह की कोशिकाओं का स्तर होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। ठीक है, एक्चुअली एपिथेलियम ही होता है, उसका आकार जो है वो स्तंभ के जैसा होता है, कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से जो है मतलब स्तंभ जैसा जो है, ऐसे जो है उस कोशिकाओं का जो है आकार होता है स्तंभ के जैसा। ठीक है, तो उसको हम लोग स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, ये जो अमाशय की दीवार है इसमें कई तरह की कोशिकाओं का समूह होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 तरह की कोशिकाओं का समूह होता है ये। इन तीनों को संयुक्त रूप से ही हम लोग जो है कोशिका इस जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि कह देते हैं। ठीक है, इनसे जो कई तरह की स्राव भी होते हैं, इससे जितने स्राव जो होते हैं उसको कुल मिलाकर जठर रस या अमाशय रस कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अमाशय ग्रंथि और अमाशय रस क्या है। इसमें अमाशय ग्रंथि से जो अमाशय रस स्रावित होता है ना, जठर रस, इस जठर रस में क्या क्या होता है? अमाशय ग्रंथि हो गया। ठीक है, अमाशय ग्रंथि, अमाशय की भीतरी दीवार में कई तरह की कोशिकाओं का स्तर होता है, ये आपस में मिलकर अमाशय ग्रंथि का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला कोशिका म्यूकस कोशिका होता है। ठीक है, पहला कैसा कोशिका होता है? म्यूकस कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पहला म्यूकस कोशिकाएं होती है। दूसरा जो है अम्लजन कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग द्वितीय कोशिकाएं भी कहते हैं, अम्लजन कोशिकाएं। ठीक है, इनको हम लोग अम्लजन कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है क्या? तीसरा होता है मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, मुख्य कोशिकाएं।
तीसरे को हम लोग कहते हैं मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, तो इनको भी जो है देखते हैं कि इनसे किस किस तरह के स्राव निकलते हैं। म्यूकस कोशिकाओं से म्यूकस का स्राव होगा, अम्लजन कोशिकाओं से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा, और मुख्य कोशिकाओं से जो है या जाइमोजीन कोशिका इनको कहते हैं, मुख्य कोशिका या जाइमोजीन कोशिकाएं, इससे जो है पेप्सिन नामक स्राव जो है निकलता है, यानी पेप्सिन नामक एंजाइम जो है यहाँ से स्रावित होते हैं। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस जो है अमाशय की भीतरी दीवारों पर जो है वो एक परत बनाता है जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसमें होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है काफी तीव्र अम्ल होता है, अगर जमीन पे गिर जाए जमीन खौला के रख देता है। अगर सोचिए त्वचा पे गिरेगा, त्वचा को पूरा उदार के रख देगा। शरीर के अंदर HCl जो है उससे भी तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तो उसके लिए म्यूकस होता है। म्यूकस जो है अमाशय की भीतरी दीवार पर जो है लगा रहता है, जो उस HCl से होने वाली जलन को रोकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अम्लजन कोशिका से HCl का स्राव होता है, तो आपको क्वेश्चन एक पूछता है 2 मार्क्स के लिए कि भोजन के पाचन में या हमारे अमाशय में, मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है, ये चीज। तो आप इसमें जो है 3 चीज लिख सकते हैं, 3 काम, मतलब भूमिका मतलब इसका काम, क्या रोल है, क्या काम करता है, तो इसको लिखेंगे। पहला में आप लिख देंगे कि HCl जो है ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय बनाता है, ताकि भोजन को पचाने वाले एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। ठीक है, भोजन को वो पचा सके। ठीक है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, पहला बात। दूसरा बात कि ये भोजन के कणों के साथ हमारे शरीर में प्रविष्ट कीटाणु, जीवाणु, वायरस को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, ये पेप्सिन जो है ना निष्क्रिय होता है, तो इस निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदलने का काम ये करता है। ठीक है, ये HCl ही करता है। तो ये तीनों बात आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उनको आप जरूर से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है पेप्सिन क्या है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, पेप्सिन जो है ये निष्क्रिय होता है। इसको क्या HCl जब इसमें आता है, HCl जब इस पे काम करता है तो इसको जो है सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिनोजेन में। ठीक है, पेप्सिनोजेन में जो है बदल देता है। ठीक है, और ये पेप्सिनोजेन क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये जो है ये अब सक्रिय हो गया है। ठीक है, सक्रिय रूप में इसको हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो भी होता है, प्रोटीन के कण जितने भी होते हैं उसमें जब ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है आकर के मिलते हैं तो इसको प्रोटीन को पचा करके किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, हर एक लाइन से जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स जो चैप्टर के पीछे दिया हुआ है वहीं से पूछेगा। नहीं, साइंस के पेपर में, वो SST के पेपर में ऐसा होता है कि जो पीछे दिया है उसी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस के पेपर में ऐसा अब नहीं होता। साइंस के पेपर में इनसाइड द चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं उसके भीतर से हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछने की संभावना रहती है। तो आपको लाइन बाय लाइन ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब इसके बाद अमाशय की बात तो समझ में आ गई। अमाशय में और क्या होता है, तो वसा का पाचन अमाशय में ही शुरू होता है। वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है, अमाशय में शुरू होता है। इसकी अगर हम बात करें तो अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, जो वसा है, ठीक है, वसा का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन होता है अमाशय में। इसमें लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, गैस्ट्रिक शब्द का संबंध अमाशय से होता है। ठीक है, ये लाइपेज जब इस पे काम करेगा तो वसा को बदल देता है, पचा करके वसा का पाचन हो, आंशिक रूप से वसा का पाचन होता है यहाँ, और वसा किस में बदल जाता है, वसा अम्ल में यानी फैटी अम्ल में बदल जाता है, और साथ ही साथ ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरीन नहीं, ग्लिसरॉल।
ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है, ठीक है, किस एंजाइम के सहायता से होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें कौन सा चीज पढ़ना है, ठीक है, अच्छा अमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, है ना। पहले भाग का नाम बतलाए थे, जो अग्र भाग होता है उसको कार्डियक, मध्य भाग फुंडिक और लास्ट पीछे का भाग जो होता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। उस पाइलोरिक छिद्र के जरिए वो अमाशय छिद्र में छोटी आंत में जो है खुलता है ना। अमाशय जो है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर जो छूट रहा है, अमाशय में अब तक भोजन का जितना भी पाचन हुआ है, भोजन के पाचन के बाद भोजन का जो स्वरूप हो गया है वो गाढ़े लेई की तरह हो गया है, ठीक है, वो गाढ़े लेई की तरह हो गया है। तो उस भोजन के स्वरूप को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। भोजन का वो स्वरूप क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद अमाशय का जो अंतिम भाग है पाइलोरिक भाग, ठीक है, पाइलोरिक भाग में एक छोटा छिद्र होता है जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। उस छिद्र के माध्यम से ये छोटी आंत में खुलता है। मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी हो गया है और अभी मुझे और भी कई सारे काम हैं, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी का जो है छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको मैं नेक्स्ट टाइम जो है करा दूंगा। आप जब तक इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, याद करिए चीज़ों को, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप पढ़ते रहिए, केवल बायोलॉजी ही नहीं पढ़ना है। हाँ, आपके लिए एक और जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर ज़्यादातर जो है बायोलॉजी के कंटेंट्स दिए जाते हैं, क्लास 10th से हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों के लिए जो है मैं कोशिश करता हूँ बायोलॉजी के कंटेंट्स अवेलेबल कराऊँ। हाँ, इसमें जो है एक बोनस पॉइंट आपके लिए ये भी होने जा रहा है कि इसमें मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम समय में उसको सॉल्व करना होता है, तो उसको कई तरीकों से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे उसको। तो आपके वो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको भी जो है ये वीडियो बता दीजिएगा कि इस चैनल पर जो है ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने का जो है तरीका सिखाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट हो आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।